नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसका शीर्षक है लठैतों की कहानी। यह लठैतों की कहानी है। बहुतों ने सुनी है और मेरी तरह बड़े बूढ़ों ने उन्हें देखा भी है। आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल में अर्थात हुगली, वर्धमान आदि जिलों में इस प्रकार के उपद्रव हुआ करते थे। इसके पहले यानी मेरी नानी के ज़माने में सुना जाता है, शाम के समय लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। लठैत लोग जितने बदमाश होते उतने ही वे निर्दयी भी होते थे। गिरोह बनाकर रास्तों में झाड़ झंकार में शिकार की खोज में छिपे रहते थे। जब कोई आदमी उनके सामने से गुजरता तो वे ठीक निशाना साध कर उसके पैर में मारने के लिए लाठी फेंकते थे। यही उनका प्रधान हथियार था। उस बांस की लाठी को वे लोग पावड़ा कहते थे। निशाना भी बड़ा अचूक होता था और जब पथिक पावड़े की चोट से घायल होकर मुंह के बल गिर पड़ता तो बाकी लोग चारों तरफ से आकर उसे लाठी से धुनके की तरह पीट कर मार डालते थे। इस अमानुषिक कार्य के लिए उन्हें चिंता या दुख नहीं होता था। उनके द्वारा मारे गए बहुत से लोगों की लाशें मैंने देखी हैं। बचपन में मुझे मछली का शिकार करने का बेहद शौक था। यद्यपि मैं बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं मार पाता था, छोटी मछलियों का शिकार बड़े चाव से किया करता था। सुबह होने के पहले ही मैं बंसी लेकर नदी की ओर चल देता था। हम लोगों के गांव के किनारे एक छोटी नदी बहती थी। उस नदी में कहीं कमर भर से अधिक पानी था। चारों तरफ सेवार छाया था। उस सेवार के बीच जहां जरा साफल पानी रहता था, वहीं मछलियां खेला करती थी। मैं मछली पकड़ने के लालच से दिन भर बंसी फेंक कर तट पर बैठा रहता था। उस समय मैंने अनेक लाशें नदी में बहते हुए देखी थी। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। उनके ताजे रक्त से नदी का पानी कहीं कहीं जरा लाल हो जाता था। नदी के दोनों ओर जंगल है। पता नहीं कहाँ ये रहते थे, कहाँ उन्हें लठैतों ने मारा और कहाँ आकर फेंक कर चलते बने। ऐसे भयानक कांड होते हुए भी कभी कोई पुलिसमैन इस गांव में जांच पड़ताल करने नहीं आया और न किसी ने थाने जाकर इसकी सूचना देने की गरज ही की थी। कौन मुफ्त में झंझट मोल लेने जाए, क्योंकि वे हमेशा से सुनते चले आ रहे थे कि पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस के पास जाना अपने को स्वयं फंसाना है। बाघ के मुंह में पड़कर भी प्राण बच सकते हैं, लेकिन इसके पास जाने से कदापि नहीं। इसीलिए अक्सर जब लोगों की निगाहें ऐसी लाशों पर पड़ती थी, तब वे मुंह फेर कर चल देते थे। इसके बाद शाम होते ही सियार और भेड़ियों का दल जंगल में चल देता था। सुबह तक लाश का कोई भी चिन्ह नहीं रह जाता था। एक दिन मेरी भी हालत इसी प्रकार की होती, लेकिन हो नहीं पाई। आज उसी कहानी को तुम लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उन दिनों शायद मेरी उम्र 12 वर्ष के लगभग थी। घर के एक कोने में छुट्टी के दिन गुड़िया बना रहा था कि अचानक नयन वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह मेरी दादी से कह रहा था, केवल 5 रुपये चाहिए, दे दो ना दादी जी, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। दादी नयन चांद को बहुत मानती थी। उन्होंने पूछा, अचानक रुपयों की क्यों आवश्यकता हुई रे नयन? उसने कहा, एक अच्छी गाय खरीदने का विचार है दादी। बसंतपुर में फूफा के यहाँ फुफेरे भाई ने कहला भेजा है कि वह 4-5 गायों को रखने में असमर्थ है। एक मुझे देना चाहता है।
यद्यपि मुझसे वह दाम नहीं लेगा, तथापि 5 रुपया पास में रखने जरूरी हैं। दादी ने फिर कुछ नहीं पूछा, घर के भीतर गई और 5 रुपया लाकर उसे दे दिया। मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा था कि बसंतपुर में काफी बढ़िया बंसी मिलती हैं, इसलिए बिना कुछ कहे मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 2 मील कच्ची सड़क पर चलने के बाद ग्राउंड ट्रंक रोड से बसंतपुर जाने का रास्ता मिलता है। 1 मील चलने के पश्चात अचानक न जाने क्यों उसने पीछे की ओर देखा। मुझे देखते ही क्रोध में भरकर वह बोल उठा, मैं तुम्हारे लिए 1 नहीं 10 बंसी लाऊंगा, तुम लौट जाओ। लेकिन मैं लौट जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उससे काफ़ी विनती की, परंतु वह उन बातों की परवाह किए बिना घर लौटा लाया। मेरे रोने धोने पर दादी जी कुछ नरम पड़ गई, लेकिन नयन किसी भी तरह अपने साथ मुझे ले चलने को राजी नहीं हुआ। मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए घर पर लौटा लाया। उसने कहा, आने जाने में 8 कोस का चक्कर है। यह ठीक है कि चांदनी रात है, मैं उन्हें साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है और कहीं शाम होने के पहले लौट न सका तो मैं गायें संभालूंगा कि लड़के को या अपने को। अब तुम ही सोचो, क्या करूं मैं। रास्ते में डर किस बात का है, यह बात इधर के सभी व्यक्ति जानते हैं। दादी जी एकदम बिगड़ खड़ी हुई। नहीं, कभी नहीं। अगर तू भाग कर भी गया तो मैं तेरे मास्टर को कल ही 50 बेंत मारने के लिए पत्र लिख दूंगी। निरुपाय होकर मैं दूसरी तरकीब सोचने लगा। नयन के चले जाने के बाद मैं यह कहकर कि बदन में तेल लगाकर पोखर में नहा आऊं, गमछा लेकर बाहर चला आया। नदी किनारे किनारे जंगल और आम कटहल के बगीचों के बीच से दौड़ते हुए मैं 2-3 मील जमीन पार कर उस स्थल पर चला आया जहां वह कच्ची सड़क से जा मिली थी। 10 मिनट के बाद मैंने देखा नयन चांद आ रहा है। पहले मुझे देखकर वह काफी बिगड़ गया उठा, फिर उसने यह जान लिया कि मैं किसी तरह चालाकी से यहाँ तक भाग आया हूँ, तब वह हंस पड़ा। उसने कहा, अच्छा, जब तुम आ ही गए हो तो चलो, जो किस्मत में बदा है वह होगा। अब यहाँ से तो मैं लौटकर तुम्हें पहुँचाने नहीं जा सकता। नयन भैया ने एक दुकान से कुछ लावा और चना खरीदकर मुझे दिए। उन्हें खाते खाते दोपहर तक बसंतपुर में उनकी बुआ के मकान पर पहुंच गए। बुआ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मकान के पास कुंती नदी बह रही थी। नदी छोटी है पर भरी रहती है। ज्वार भाटा भी आता है। नहाकर आने के पश्चात उन लोगों की बड़ी बहू ने केले के पत्ते पर दही चूड़ा और केला देकर फलाहार करने को कहा। भोजन करने के पश्चात नयन भैया की बुआ ने हंसकर कहा, बेचारा लड़का है, 4 कोस पैदल चल आया है, फिर लौट कर जाना भी है, जरा आराम कर लेने दे, तीसरे पहर चले जाना, अभी समय बहुत है, चिंता की कोई बात नहीं है। उनका लड़का मेरे लिए बंसी लाने के लिए चला गया। नयन और मैं दोनों ही पैदल यात्रा से इतने थक गए थे कि सोकर उठने पर ज्ञात हुआ कि 4 बज चुके हैं। यह देखकर नयन भैया जरा चिंतित हो उठे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। 10 मिनट के अंदर ही हम तैयार होकर चल पड़े। चलते समय अपनी बुआ को नमस्कार करते हुए नयन भैया ने साथ में लाए हुए 5 रुपयों को उनके पैरों के पास रख दिया। बुआ उन्हें लौटाती हुई बोल उठी, इन्हें ले जा, बच्चों को मिठाई खरीद कर दे देना। मैं बंसी लिए था और नयन एक हाथ में मोटे बांस की लाठी और दूसरे हाथ में गाय की रस्सी पकड़े हुए चल रहा था। गाय को साथ लेकर जल्दी चला नहीं जाता, इसलिए 2 कोस जाते जाते शाम हो गई। आसमान में चांद खिल उठा। रात में दोनों ओर बरगद पीपल के वृक्ष खड़े थे। उनकी डालियां ऊपर आपस में लड़ रही थीं। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था।
वृक्षों के पत्तों के बीच से चांद का प्रकाश छन कर आ रहा था। उसी के सहारे हम आगे बढ़े चले जा रहे थे। अचानक तभी नयन भैया ने कहा, छोटे भैया, तुम मेरी बाईं तरफ आ जाओ और अपने बाएं हाथ से गाय की रस्सी पकड़ चलो। मैं तुम्हारे दाएं रहकर चलूंगा। क्यों नयन भैया? कुछ नहीं, यूं ही, चलो। यद्यपि मैं लड़का ही था, फिर भी समझ गया कि नयन भैया की आवाज में घबराहट है। क्रमशः पक्की सड़क को पार कर हम कच्ची सड़क पर आ गए। दोनों ओर का घना जंगल और भी घना हो गया। बहुत प्राचीन पापुड़ का पेड़ आकाश से बातें करता हुआ झूम रहा था। चांद की चांदनी कम दिखाई देने लगी। शाम के समय किसानों के लड़के इसी राह से बैलगाड़ी ले गए थे। उस समय की धूल अभी तक उड़ रही थी, जो रह रहकर हमारे नाक मुंह में घुस रही थी। ठीक ऐसे ही समय 50-60 हाथ की दूरी पर से एक चीख हवा में तैरती हुई आई। बाप रे, मर गया रे! अरे भाई, कोई है, मुझे बचाओ! साथ ही लाठी की खटाखट शब्द भी। इसके पश्चात सन्नाटा छा गया। नयन भैया जरा रुक कर खड़ा हो गया और बोला, बस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया नयन भैया? एक आदमी, कहकर उन्होंने कुछ देर खड़े होकर न जाने क्या सोचा। इसके बाद पुनः बोल उठे, चलो छोटे भैया, हम लोग जरा सावधानी से चलें। गाय के बाएं नयन भैया, दाहिनी ओर मैं था। बचपन से सुनता आ रहा था, देखता भी आ रहा था, इसलिए सब कुछ समझ गया। अरे भाई, कोई है? अभी तक ये शब्द कानों में गूंज रहे थे। डरते डरते मैंने कहा, नयन भैया, वह देखो, सामने सब खड़े हैं। हम लोग कैसे जाएंगे? अगर मारे तो? नहीं छोटे भैया, मेरे रहते कोई नहीं मार सकता। ये सब मामूली लठैत हैं, हम लोगों को देखते ही भाग जाएंगे। ये सब बड़े डरपोक होते हैं। खैर, हम लोग गाय को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भय से मेरा पैर बुरी तरह कांप रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। पेड़ों की छाया, गर्द तथा अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 15-20 हाथ आगे बढ़ने पर हमने देखा कि 5-6 व्यक्ति दौड़कर पाकड़ की आड़ में जल्दी से जल्दी जाकर छिप गए। अचानक नयन भैया खड़े होकर चिल्ला उठे, खबरदार! तुम लोगों को मैं चेताई देता हूं, ब्राह्मण का लड़का साथ में है। अगर किसी ने भी फावड़ा फेंका तो किसी की खैर न रहेगी। कोई यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा, इसलिए सावधान किए देता हूं। प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दूर और बढ़ने पर हमने देखा एक व्यक्ति रास्ते में मुर्दे की तरह पड़ा है। चांद की हल्की चांदनी उसके बदन पर पड़ रही थी। नयन भैया ने झुककर उसे देखा और हाय हाय कर उठे। लाश की नाक और मुंह से खून की धारा बह रही थी। दोनों पैर अभी तक बुरी तरह कांप रहे थे। कंधे पर भिक्षा की झोली थी, लेकिन उसमें रखे चावल चारों तरफ बिखर गए थे। एक तारा जिसे बजाकर वह भीख मांगा करता था, लाठी की चोट से टूटकर दूर छिटक कर गिर गया था। मृतक व्यक्ति वैष्णव था। तभी नयन भैया खड़े हो गए और बोले, अरे नरक के कीड़ों, नारकियों, तुम लोगों ने मुफ्त में इसके प्राण ले लिए। तुम लोग आखिर यह सब क्या कर रहे हो? उनका क्षण भर पहले का भयानक कंठस्वर करुणा से भर उठा, लेकिन उधर से कोई जवाब न आया। नयन के हृदय में वैष्णव की मौत का दुख इसलिए हुआ कि वह स्वयं भी वैष्णव था। उसके गले में तुलसी की मोटी माला थी, नाक पर तिलक और बदन पर रामनामी का दुपट्टा। घर में वह एक मंदिर बनाकर महाप्रभु चैतन्य की मूर्ति की पूजा किया करता था। 1000 नाम जपने से पहले कभी भी
वह जलपान तक नहीं करता था। बचपन में थोड़ा सा पढ़ लिख लिया था, इसलिए आज भी टाइपों में छपी रामायण का पाठ कर लेता था। दीपक के प्रकाश में वृक्ष के नीचे काफ़ी रात गए। आल्हा की तरह ऊंची आवाज़ में वह रामायण आदि का पाठ किया करता था। मांस नहीं खाता था। उम्मीद थी आगे चलकर मछली भी खाना बंद कर देगा। वह वैष्णव क्यों बना, उसका एक अलग इतिहास है। इसका उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है। इस समय उसकी उम्र 40 के लगभग थी। इसके पहले जब उसकी उम्र 25 या 30 के लगभग थी, तब एक डकैती के मामले में गिरफ्तार होकर 1 साल तक जेल खाने की हवा भी खा आया था। मेरी दादी के एक फुफेरे भाई इस जिले के सबसे बड़े वकील थे। उनसे सिफारिश करवा कर तथा काफ़ी धन खर्च कर दादी जी ने उसे छुड़ाया। जेल से बाहर आते ही वह सीधा नवद्वीप चला गया और वहीं पर किसी एक सन्यासी जी से मंत्र वगैरह लेकर सिर मुंडाकर उसका चेला बनकर लौटा। उसी दिन से वह नयन गौसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नयन जब कभी मेरे घर आता था, तभी जमीन पर लेटकर दादी जी को साष्टांग प्रणाम करता। चूंकि विधवा ब्रह्माणी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मेरी दादी किसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों से उसे छुला कर देती थी और नयन उसे अपने सिर आंखों पर लगाकर कह उठा, दादी जी, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में किसी अच्छे घराने में जन्म लूं, जिससे तुम्हारे पैर की धूल हाथ से लेकर सिर पर लगा सकूं। दादी जी हंसकर कह उठती, मैं आशीर्वाद देती हूँ नयन, इस बार तू ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। नयन की आंखों में हर्ष के आंसू छलछला उठते। तब वह कह उठता, इतनी आशा तो मैं नहीं करता दादी, मेरे पापों का अंत नहीं है। यह बात और कोई भले ही न जाने, पर तुम अच्छी तरह जानती हो, तुमसे मैंने कुछ छिपाया भी नहीं है। दादी विरोध में कह उठती, तेरा सब पाप कट गया है नयन, तेरी तरह भक्त और आस्तिक इस दुनिया में कितने हैं। अब इस चोले को मत बदलना, इसी से तेरी मुक्ति हो जाएगी। नयन अपने आंसुओं को पोंछता हुआ चल देता। तभी दादी पुकार कर कह उठती, देख, कल जरा आकर ठाकुर जी का प्रसाद खा जाना, समझा? भूलना नहीं। हाँ। यह सब बातें स्वयं अपनी आंखों से न जाने कितनी बार देखी थी, इसलिए जिन वैष्णवों की वह जी जान से सेवा करते हैं, उनकी हत्या से वह बहुत दुखी और क्रोध से विचलित भी हो सकता था, इसमें संदेह नहीं। उसने कहा, निरीह गोसाई भिक्षा मांगकर घर की ओर जा रहा था, उसे मारने से क्या लाभ हुआ? आखिर क्या मिला? यही न 2-4 आने पैसे। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी तरह मार डालूं। इस बार पेड़ की आड़ में से जवाब आया, 2-4 आने पैसे कौन देता है? जा अपनी खैर मना, जो इस बार जीता जागता चला जा रहा है। अब रहने दे अपना उपदेश। भाग भाग, जा भाग। बात पूरी होने से पहले नयन भैया क्रोध से सिंह की तरह गरजते हुए बोल उठे, अच्छा यह बात है, कमबख्त, कमीने, भाग जाऊं और तुम लोगों के डर से। फिर अपनी कमर से 5 रुपया निकालकर हाथ की मुट्ठी में झनझना कर बजाते हुए कहने लगा, देखो इतने रुपये मेरे पास हैं, इनका लालच मत छोड़ो। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो सब मिलकर आओ मैदान में और ले जाओ। लेकिन एक बार फिर कह देता हूँ, मेरे गुरुजी के लड़के के बदन पर अगर किसी की हवा भी लगी तो याद रखना, तुम सबको यमपुर भेजकर ही घर जाऊंगा। शैतानों का शत्रु नयन मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। जानता है मेरा नाम कि यूं ही लाठी लेकर कबाड़ियों की तरह भिखारियों को मारता फिरता है, हरामजादा, कमीना। इस बार एक बार की चारों तरफ सन्नाटा छा गया। 2 मिनट चुप रहने के बाद नयन भैया पुनः और भी कटु स्वर में बोल उठे, क्यों रे, कोई आ रहा है या यूं ही रुपया कमर में बांध कर ले जाऊं?
इस बार भी जवाब नहीं मिला। रास्ते में कोई बांस की लाठियां पड़ी थीं। उन्हें उठाकर कंधे पर रखते हुए नयन ने पुनः कहा, चलो छोटे भैया, अब घर चलें, रात हो गई है। तुम्हारी दादी न जाने क्या सोचती होगी। यह सब आदमी नहीं, कुत्ते की औलाद हैं। हमारा सामना ये कर ही नहीं सकते। अगर तुम स्वयं एक बंसी लेकर ही मारने दौड़ोगे तो सब भाग खड़े होंगे। अब तक मेरा भय दूर हो गया था। साहस के साथ मैंने कहा, जाकर मारूं नयन भैया? नयन हंस पड़ा, बोला, रहने दो छोटे भैया, अब जरूरत नहीं है। कुत्ते की जात है, काट सकते हैं। पुनः हम आगे बढ़ने लगे। नयन चुप रहा। मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना के अलावा किसी प्रकार भी नहीं देता था। कुछ दूर आगे बढ़कर एक पेड़ की आड़ में आकर सहसा नयन खड़ा हो गया। बोला, नहीं छोटे भैया, नहीं। अपनी आंखों से देखकर भी छोड़ा नहीं जा सकता। मैं ब्राह्मण गोसाई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जैसे हो। कैसे बदला लोगे भैया? अगर उनमें से किसी एक को भी पकड़ पाया तो हम केवल दोनों मिलकर उसे खूब मारेंगे। मारने पीटने के लालच के कारण मैं प्रसन्नता से फूला न समाया। मुझे यह एक नवीन खेल सा लगा। लठैतों के संबंध में अनेक प्रकार की बातें सुना करता था। इस समय वे सब झूठ मालूम होने लगी। नयन भैया ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना एक लठैत को मैं अवश्य पकड़ लेता। आखिर हार कर मैंने कहा, नयन भैया, किसी एक को तुम जरूर पकड़ो। मैं अपनी इस बंसी से उसे खूब पीटूंगा, लेकिन मेरी बंसी अगर टूट जाए? नयन ने फिर हंसकर कहा, बंसी की चोट से वह मरेगा नहीं। लो, इस लाठी से उसे पीटना। यह कहकर उन्होंने एक बांस की लाठी मुझे देते हुए कहा, गाय को पकड़कर यहीं खड़े रहो छोटे भैया, मैं अभी दो एक को पकड़ लाता हूँ, लेकिन चिल्लाहट या रोना धोना सुनकर डरना नहीं। हाँ? नहीं, मैं डरूंगा नहीं, लाठी मेरे हाथ में है। नयन राह से उठाए हुए बांस की लाठियां एक ओर रखकर एक मोटी बांस की लाठी लेकर बहुत आहिस्ते आहिस्ते झुककर एक ओर चला गया। लठैतों ने सोचा था कि हम सब चले गए हैं, इसीलिए वे सब निश्चिंत होकर मृत गोसाई की झोली से पैसे आदि सब चीजों को तलाश कर रहे थे। अचानक एक लठैत की निगाह नयन पर पड़ी। वह चिल्ला उठा, यहां कौन खड़ा है? मैं नयन हूं। उसी तरह खड़ा रहे, अगर जरा सा भी हिला तो मार डालूंगा। बात पूरी होने के पहले ही मुझे अनेक पैरों की आवाज सुनाई दी, साथ ही एक धीमा आर्तनाद स्वर, जैसे कोई झाड़ी में गिर पड़ा हो। नयन ने चिल्लाकर कहा, एक को तो पकड़ लिया है छोटे भैया, बाकी भाग गए। इस शुभ संवाद को सुनकर मैं प्रसन्नता से उछलने लगा। उसी जगह से चिल्लाकर कहा, उसे यहां पकड़ लाओ नयन भैया, मैं स्वयं उसे पीटूंगा, तुम उसे मत मारना। नहीं भैया, तुम ही मारना। पुनः एक करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। नयन ने लाठी से कोंचा था। 2 मिनट के बाद देखा, एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे नयन भैया हैं। पास आते ही उसने हाय मरा, हाय कहने के बाद रोते हुए खूब जोर से मेरा पैर पकड़ लिया। नयन ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर उठाते हुए ठीक से खड़ा कर दिया। मैं उसकी शक्ल देखकर भयभीत हो उठा। उसने अपने मुंह में कालिक पोत लिया था और पैर तथा हाथ में कई जगह चूने की छींटें बनाई थी। दुबला पतला सा बदन, उस पर वह एक मैली फटी धोती पहने हुए था। वह अब भी रो रहा था। उसके गाल पर कसकर एक तमाचा लगाते हुए नयन ने कहा, चुप रह हरामी कहीं के, जो कुछ पूछता हूं उसका जवाब ठीक से दे। तुम सब गिनती में कितने थे? क्या नाम है तुम लोगों की? कहाँ घर हैं? पहले तो उसने बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ज्यों ही कई घूसे ताबड़तोड़ पीठ पर पड़े कि दनादन सब कुछ उगल दिया। नयन ने कहा, याद रखेगा, भूलेगा तो नहीं? अब बता, गोसाई जब जमीन पर गिर पड़ा था तब तूने कितनी बार उसे लाठी से मारा था? 5।
या 7 बार शायद, नयन ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छी बात है, 5-7 ही सही। अब ठीक उसी प्रकार जमीन पर सो जा जिस तरह गोसाई जी जमीन पर पड़े हैं। छोटे भैया, तुम जरा आगे बढ़ाओ, लेकिन याद रखना उस गांठदार बांस वाली लाठी से ऐसा मारना कि बस 4-5 बार के मारने से यह मर जाए। मुझे आज देखना है कि तुम्हारे हाथ में कितना जोर है। तू अभी तक जमीन पर सोया नहीं? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? सो जा, कहकर लठैत का कान पकड़कर नयन ने सुला दिया। साथ ही उसने सोने के पहले ही कई एक लातें ताबड़तोड़ उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, देरी मत करो भैया, ठीक सिर पर ही मारना, 2-3 चोट में यह समाप्त हो जाएगा। नयन भैया का स्वर बिल्कुल बदल गया था। आकृति भयानक हो उठी थी। आकृति देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नवीन खेल किस प्रकार खेलूं समझ नहीं पा रहा था। भय से सारी आकृति कांपने लगी। रुआंसा हो बोल उठा, मुझसे नहीं हो सकेगा नयन भैया। तुमसे नहीं हो सकेगा? तब लाओ, मैं ही समाप्त कर दूं। नहीं नयन भैया, तुम मत मारो। इधर 2-4 लात खाकर ही वह व्यक्ति जैसे ही जमीन पर गिरा था ठीक उसी प्रकार पड़ा रहा। जरा भी हिला डोला नहीं, प्राण की भीख भी नहीं मांगी, यहाँ तक कि एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सका। मैंने कहा, इसे पकड़ कर ले चलो, थाने में बंद करा दिया जाएगा। मेरी बात सुनकर नयन चौंक उठा। थाने में? पुलिस में? हाँ, जैसे उसने हत्या की है ठीक उसी प्रकार उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जैसा किया है वैसा ही फल भुगतेगा। नयन कुछ देर चुप रहा, उसके बाद लाठी से उसे ढकेलते हुए बोला, अबे उठ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नयन ने कहा, मालूम पड़ता है यह कमबख्त मर गया। एक तो खुद ही लक्का कबूतर है, शायद 2 दिन से खाया भी ना होगा, जिस पर आए हैं लठैतगिरी करने। भाग यहां से, दूर हो जा। लेकिन लठैत उसी प्रकार मुर्दे की तरह पड़ा रहा। नयन ने झुककर उसकी नाक को दबाते हुए कहा, नहीं, मरा नहीं है, बेहोश हो गया है। होश आने पर खुद ही घर चला जाएगा। चलो छोटे भैया, हम लोग भी चलें, बहुत देरी हो गई। दादी जी उधर चिंतित होंगी। रास्ते में चलते चलते मैंने कहा, उसे छोड़ क्यों दिया नयन भैया? पुलिस में दे देने से अच्छा होता। क्यों छोटे भैया? उसे फांसी की सजा मिलती। खून करने पर फांसी की सजा मिलती है, यह मैंने अपनी किताब में पढ़ा है। अच्छा, यह भी लिखा है? हाँ, लिखा है। चलो ना, घर पर तुम्हें किताब खोलकर दिखाऊंगा। नयन ने विस्मय के साथ कहा, क्या कहते हो भैया? एक आदमी को मार डालने के बदले में एक आदमी को मार डालते हैं? हाँ, यह ठीक है, यही उचित सजा है। हम लोगों ने यही पढ़ा है। नयन ने किंचित हंसते हुए कहा, लेकिन सभी उचित कार्य इस दुनिया में नहीं होते छोटे भैया। क्यों नहीं होता नयन भैया? नयन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सब कोई पुलिस थाने में ऐसे मामले में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जा सकते? मनुष्य इतना अन्याय क्यों करता है, यह बात आज तक भी मैं नहीं जान सका। फिर भी यह बात सोचते सोचते कुछ देर आगे बढ़ने पर मैंने कहा, अच्छा नयन भैया, वह लठैत फिर जाकर लठैतगिरी करेगा? नयन ने कहा, नहीं छोटे भैया, अब वे खून नहीं करेंगे। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यह कार्य वे कर ही नहीं सकते। मैं इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हो सका। मैं चाहता था कि उसे फांसी की सजा मिले। मैंने कहा, वह तो बच गया, सजा तो उसे नहीं मिली। नयन अनमने भाव से न जाने क्या सोच रहा था। बोला, कौन जाने, सजा हो भी सकती है। फिर अपने को संयत करते हुए उसने कहा, मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता छोटे भैया, तुम्हारी दादी तुम्हें देंगी। बड़ा होने पर उनसे पूछ लेना। लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। घर पर आते ही सभी घटनाएं शुरू से आखिर तक केवल हाथ पैर कांपने वाली बात को छोड़कर विस्तार के साथ दादी को सुनाई। उन्होंने सब बातें गौर से सुनकर एक दीर्घ निश्वास लेते हुए मुझे अपनी छाती से चिपटा लिया। मुंह से कुछ नहीं बोली, केवल
स्तब्ध रह गई। नयन अब तक चुप रहा। मेरी बात पूरी होने के बाद दादी के लिए उन 5 रुपयों को उनके पैर के पास रखते हुए बोला, गाय मुझे मुफ्त में मिल गई, रुपये तुम्हारे ही पास लौट आए दादी। न बुआ ने लिए और न तुम्हारी मंझली बहू के भाइयों ने ही। दादी ने हंसकर कहा, मुलाकात होने पर मंझली बहू को कहूँगी, लेकिन ये रुपये अब मैं नहीं लूँगी नयन। ले जा इन्हें, अपने ठाकुर जी के भोग में लगा देना। लेकिन एक बात कहना रह गया, वह यह कि अभी तक तू पक्का गोसाई नहीं बन सका। क्यों दीदी? रुपये बजाने से लोभ दूर नहीं होता। अगर वे उस समय सब मिलकर तुम दोनों पर हमला कर बैठते तो क्या होता? 5-6 और मरते। जहां नयन ने इतना पाप कमाया है वहां थोड़ा और कमा लेता। दादी चुप रह गई। इस बात का अर्थ वे नहीं जानती थी, पर नयन जानता है। इसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। दूर से जमीन पर लेट साष्टांग प्रणाम करते हुए उन 5 रुपयों को लेकर चुपचाप घर से बाहर चला गया। यह थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित कहानी लठैतों की कहानी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।